हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएस के बारे में, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जानेंगे क्या है अंतर यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में। वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पहले जानते हैं पेंशन स्कीम हिस्ट्री के बारे में। भारत में 2004 से पहले ओपीएस लागू था, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। भारत सरकार द्वारा 2004 के बाद ओपीएस के स्थान पर एनपीएस लाया गया, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसका बहुत से केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया। एनपीएस लाने के पीछे के कारणों में सरकार ने यह तर्क दिया था कि ओपीएस से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा ओपीएस को लागू करने की मांग लगातार बढ़ रही थी, जिसका प्रभाव बहुत से राज्य विधानसभा चुनाव पर पड़ रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर जिन राज्यों में भाजपा गवर्नमेंट की सरकार नहीं है, वहां पर उन राज्यों द्वारा ओपीएस को लागू किया जा रहा था, जैसे राजस्थान, पंजाब और भी दक्षिण के कुछ राज्य। इन्हीं सब परिस्थितियों में सरकार आनन फानन में यूपीएस लागू करने जा रही है। यूपीएस की खूबियों को देखें तो यह एक तरह से ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता है। यह ओपीएस जैसा नहीं है, लेकिन कई चीजें इसमें ओपीएस जैसे ही ली गई, जबकि एनपीएस की तुलना में यूपीएस काफी बेहतर है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इससे जुड़ा न्यूज क्या है, जो कि फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और इसका लाभ 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। चलिए आगे देखते हैं इसमें यूपीएस का लाभ, यानी यूपीएस लागू तो हुआ है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो इसमें क्या क्या लाभ हैं और यह एनपीएस से कैसे डिफरेंट है, देखें। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी, जिसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं। एनपीएस धारकों के लिए विकल्प, जो केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहक हैं, यानी जो पहले एनपीएस के तहत जुड़े हुए हैं, उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया गया है, यानी वह यूपीएस में आ सकते हैं। इससे उन कर्मचारियों को सुविधा मिलती है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली पर हस्तांतरित होना चाहते हैं। और भी देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें नई ऐड हुई है। न्यूनतम सेवा आवश्यकता, यूपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके तहत यूपीएस में कर्मचारियों को 25 साल की नौकरी के बाद आखिरी वर्ष के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी और साथ ही साथ इसमें डीए भी शामिल होगा। पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता, इसमें पारिवारिक पेंशन की भी बात की गई है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी को 50,000 की पेंशन अभी मिल रही है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका 60% यानी 30,000 उसके फैमिली मेंबर यानी उसकी पत्नी को 30,000 पेंशन मिलेगा। तो इसमें यह भी प्रावधान है, जो कि एक अच्छी बात है। राज्य सरकार कर्मचारी, यानी राज्य भी चाहें तो यूपीएस को अपने राज्य में लागू कर सकती हैं और यह उनका निर्णय होगा। इससे भी इसमें इसका भी प्रावधान है। सेवा की अवधि, यूपीएस के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करता है, यानी आपने कितना टाइम तक काम किया है और आपकी अंतिम आधारित बुनियादी वेतन कितना है, इस पर भी यह निर्भर करेगा कि उस कर्मचारी को कितना पेंशन मिलेगा। चलिए 60 में देख लेते हैं पूरे यूपीएस को कि इसमें क्या क्या है।
तो लक्ष्य, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्थिर वेतन प्रदान किया जाएगा। इसमें स्थिर वेतन का बात किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से है। पात्रता है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और एनपीएस के ग्राहकों के लिए, जो एनपीएस में है वो फिलहाल इसमें स्विच कर सकते हैं। इसमें इसका भी विकल्प दिया गया है। न्यूनतम सेवा आवश्यकता, इसमें यह भी बोला गया है कि आप अगर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा किए हैं तो आपको न्यूनतम 10,000 प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलेगा। सेवानिवृत्ति पर एक मुफ्त भुगतान, यानी जब भी आपको सेवा के बाद से आप रिटायर होते हैं, यानी आपने 10 वर्ष काम किया है या फिर 20 वर्ष, तो उसके बाद जब भी आप रिटायर होंगे उस टाइम को आपको एक बार में पेमेंट मिलता है पेंशन के रूप में। वह कितना होता है? हर महीने की सेवा के लिए वेतन और डीए का 10वां हिस्सा, यानी हर 6 मंथ के, यानी 6 मंथ के किसी एक मंथ की अगर मान लीजिए सैलरी आपका 1 लाख है तो उसका 10% और उसका डीए कितना बनता है उसका 10%, ऐसे करके आपका कैलकुलेट होता है। अगर मान लीजिए आपने 25 साल सेवा किया है तो उसके हिसाब से एक महीने का, यानी 6 महीने पे एक मंथ का 10वां हिस्सा, यानी 50 साल का, उसमें 50 मंथ हो जाए, 50 बार कैलकुलेट होगा आपका, तो उसका 10% उसमें मल्टीप्लाई करके और प्लस डीए का, वो सारा राशि आपको एक बार आपको रिटायरमेंट के टाइम पर दिया जाता है। पारिवारिक पेंशन, यानी अगर आपका मृत्यु हो जाता है तो आपकी पत्नी को जितना आपको पेंशन मिल रहा था उसका 60% दिया जाएगा। सेवा की अवधि और वेतन, वेतन राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करता है, यानी आपका कितने टाइम तक आप काम किए हैं और लास्ट टाइम तक आपकी कितनी सैलरी थी, इस पर भी वो पेंशन निर्भर करता है। फिर एनपीएस से स्विच करने का भी इसमें विकल्प दिया गया है, आ सकते हैं। राज्य सरकारों को भी विकल्प दिया गया है कि वो उन्हें अपने राज्यों में लागू कर सकती हैं, और यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। अब इन तीनों में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि कौन योजना, कौन सी पेंशन स्कीम किससे बेहतर है। तो इनको बहुत सारे पॉइंटों में हम समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग ध्यान लगा के इस पे पूरे देखेंगे। चलिए पहला लेते हैं। इसमें पहले बात करते हैं पात्रता के बारे में। तो ओपीएस में 2004 से पहले के सरकारी कर्मचारी शामिल थे, वहीं एनपीएस में 2004 के बाद वाले कर्मचारी शामिल थे, और ओपीएस और यूपीएस में यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, जबकि एनपीएस सरकारी और निजी दोनों कर्मचारियों के लिए था। आगे देखते हैं इसमें योगदान कितना होता है, पेंशन में किसका कितना योगदान होता है। ओपीएस में सिर्फ सरकार का योगदान होता है, जबकि एनपीएस में सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। इसमें कर्मचारी का योगदान 10%, जबकि सरकार का योगदान 14% होता है। जबकि यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5%, वहीं कर्मचारी का योगदान 10% होता है। यानी आप देखेंगे तो एनपीएस से यहाँ पे यूपीएस में सरकार के कंट्रीब्यूशन में कुछ हिस्सेदारी बढ़ी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये 10% और 14% कैसे कैलकुलेट होता है एनपीएस में। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर किसी मंथ आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% कर्मचारी की तरफ से, वहीं 14% सरकार की तरफ से। यानी मान लीजिए 1 लाख आपका सैलरी हुआ प्लस डीए उसका आधा होता है, यानी 1.5 लाख। 1.5 लाख का 50% आप ले लीजिए और उसका 14%, वो आपका हर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होकर रखा जाता है और ये खजाने में रखा जाता है। उसके बाद जब आप रिटायरमेंट होंगे उस टाइम पर आपको वो पूरा पैसे का 60% आपको दिया जाता है, जबकि 40% यूनिटी प्लान खरीदना होता है और इसे सरकार शेयर मार्केट में लगाती है। और जैसा शेयर मार्केट के हिसाब से जैसे आपकी वो होती है, बेनिफिट होती है, उसके आधार पे आपको इसमें एनपीएस में पेंशन मिलती है। यानी ये फिक्स नहीं है और इसमें फ्लैक्चुएशन होता रहता है। चलिए लाभ की बात करते हैं कि इसमें कितना पेंशन राशि के बारे में बात करते हैं। तो ओपीएस में अंतिम वेतन का 50% प्लस डीए महंगाई भत्ता। यानी इसमें क्या है कि आपको अंतिम वेतन है, मान लीजिए कि आपका अंतिम वेतन 2 लाख रुपए है रिटायरमेंट के टाइम पे,
उसका 50% यानी आपका 1 लाख हो गया। और महंगाई भत्ता उसमें शामिल होता है, तो मान लीजिए महंगाई भत्ता इसका ये जो 50% है इसका हाफ होता है यानी 50,000। तो ये आपका टोटल कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये हो जाता है 1.5 लाख। तो यानी आपको पेंशन जो है वो 1.5 लाख के करीब मिलेगा। जबकि वहीं पे यूपीएस के बारे में बात करें तो यूपीएस में क्या होता है कि आपका एवरेज लिया जा रहा है, यानी 12 मंथ का एवरेज। यानी इसमें क्या हो जाएगा, जब एवरेज लेंगे तो आप ये कम भी हो सकता है। तो इस मामले में जो ओपीएस है यूपीएस से बेहतर है, क्योंकि इसमें आप एवरेज लेना होता है और इसमें 1 मंथ का आपको अंतिम मंथ का सैलरी लिया जाता है, जो कि नॉर्मली हर मंथ से ज्यादा ही होता है। तो इस तरह से ओपीएस जो है यूपीएस से इस मामले में बेहतर है। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम पेंशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि मिनिमम पेंशन दिया जाता है आपका ओपीएस में, वो 9,000 होता है। और कम से कम आपको 10 वर्ष की सैलरी 10 वर्ष तक आपको नौकरी करना पड़ता है, इसके लिए प्रावधान है। जबकि एनपीएस में मिनिमम पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। जबकि यूपीएस में आपको 10,000 का पेंशन दिया जाएगा अगर आपने 10 साल नौकरी किया हुआ है। तो अब यहीं पे देखते हैं, इसमें जोखिम की बात करते हैं। इसमें कोई भी जोखिम नहीं होता है, क्योंकि सरकार इसमें पूरा वित्त पोषण करती है। जबकि एनपीएस में बाजार का जोखिम होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे निवेश के आधार पे पैसा आपको मिलता है कि कितना पेंशन मिलेगा। जबकि वहीं यूपीएस में इसमें भी थोड़ा सा कम आपका वो है जोखिम है, क्योंकि यह ओपीएस से तो थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन एनपीएस से अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अब बात करते हैं मृत्यु लाभ, यानी किसी कर्मचारी की मान लीजिए मृत्यु हो जाता है तो उस टाइम पे आखिरी पेंशन का 60% और प्लस डीए उसके फैमिली को दिया जाता है ओपीएस के अंतर्गत। अगर मान लीजिए आपकी पेंशन 50,000 है तो इसका 60% आपको फैमिली को मिलेगा यानी 30,000। और डीए इसका इसका 50% यानी 15,000। और तो आपका कुल पेंशन हो जाएगा यहाँ पे 45,000। ये तो ओपीएस की बात करते हैं। वहीं पर यूपीएस में भी ऐसा ही प्रावधान है कि आखिरी पेंशन का 60% प्लस डीए। तो यहाँ भी अगर 50,000 आपका पेंशन है तो मृत्यु लाभ 45,000 मिलने की संभावना है। बात करते हैं एक मुश्त रकम की, यानी जब आप रिटायरमेंट होते हैं, रिटायर होता है कोई कर्मचारी, तो उस टाइम पर आपको एक मुश्त रकम मिलती है। तो यहाँ पे ओपीएस के अंतर्गत कर्मचारी कंट्रीब्यूशन का 100%, यानी कर्मचारी ने अपने पूरे सर्विस में जितना अपना योगदान दिया है उसके लिए उसे 100% यहाँ पे पेंशन दिया जाता है रिटायरमेंट के टाइम पर, जो कि टैक्स फ्री होता है। जबकि एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में आपको रिटायरमेंट के टाइम पर 60% मिलता है, जो कि आपके अधिकतम फंड का, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे सरकार और कर्मचारी का उसमें योगदान जो होता है उसके आधार पर यह दिया जाता है, उसका 60% आपको तत्काल मिल जाएगा। जबकि 40% एन्युटी प्लान खरीदने में आप डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और वहां से आपको शेयर मार्केट के लाभ के आधार पर वो पेंशन मिलता रहता है। जबकि एक मुफ्त रकम की बात करें अगर आप यूपीएस में, तो हर माह की नौकरी पर किसी एक माह के 1/10 भाग और प्लस डीए का 1/10 भाग, यानी आपके हर 6 मंथ में किसी एक मंथ के 1/10वें सैलरी के 1/10वें भाग और प्लस डीए के 1/10वें भाग को जमा किया जाता है। अगर मान लीजिए आपने 25 वर्ष तक नौकरी किया है तो ऐसे आपका कैलकुलेट होते होते वो 50 मंथ के 1/10 का और प्लस डीए के 1/10 का मल्टीप्लाई करके जो भी आपका पैसा बनता है वो पूरा आपको फुल इसमें दिया जाता है एक मुश्त रकम में। जबकि टैक्स फ्री की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूपीएस में जो ओपीएस है उसमें टैक्स से छूट होती है और एनपीएस में भी टैक्स से छूट होती है। जबकि यूपीएस में इसमें अभी तक कुछ ऐसा साफ नहीं हुआ है। वहीं महंगाई भत्ता की बात करें तो ओपीएस और यूपीएस में दोनों में महंगाई भत्ते के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है, यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें इंक्रीमेंट भी होता रहता है पेंशन में, जो कि हर वर्ष 4% के रेट से बढ़ता है। जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं थी। और बात कर लेते हैं ग्रेचुइटी की, तो इसमें तीनों में ग्रेचुइटी का प्रावधान है।
चाहे यूपीएस हो या फिर ओपीएस हो या फिर एनपीएस हो, और वह अधिकतम 25 लाख तक मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने 25 वर्ष की सर्विस दी है तो उसे मिनिमम ग्रेजुएटी का 25 लाख मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।